बात आती है कि एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट होते क्या हैं। ठीक है, इनकी डिस्कवरी कब होती है, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो आज के सेशन में हम उन सारी चीज़ों को डिटेल में जानेंगे और हमारे हर केमिस्ट्री के एग्जाम में जहाँ बायोकेमिस्ट्री या मेडिसिन केमिस्ट्री पूछी जाएगी वहाँ टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, इनका जो मोड ऑफ एक्शन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। तो जो भी एंटी बैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट होते हैं वो किसी भी स्पीसीज के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को या तो स्टॉप कर देते हैं या तो उनको किल कर देते हैं। 1930 में 1930 में सल्फोनामाइड और इनके डेरिवेटिव की डिस्कवरीज हुई और जब इनके बिहेवियर की स्टडी की गई तो पता चला कि ये कैसे हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं और साथ में एंटी फंगल हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों। अब बात आती है एक्शन कैसे करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन कैसे है। तो इस मोड ऑफ एक्शन को समझने के लिए आप एक कहानी को समझिए, उस कहानी से बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए एक बस है और उस बस को कुछ आदमी चलाना चाह रहे हैं, मतलब एक आदमी चाहता है कि बस चले और हम पहुंचे। उसका नाम है एगोनिस्ट। क्या नाम है? एगोनिस्ट। लेकिन एक दूसरा आदमी है जो चाहता है कि बस ना चले। तो जो चाहता है बस ना चले उसका नाम है एंटागोनिस्ट। क्या नाम है बेटा? एंटागोनिस्ट। वो जा करके बस की सीट पे बैठ जाता है, जैसे ड्राइवर उसके डर की वजह से स्टार्ट नहीं करता, रिएक्शन नहीं होता है, राइट। लेकिन अगर जो बस चलाने वाले हैं, मतलब लेके जाने वाले, उनका नंबर ज्यादा हो जाए तो बस को स्टार्ट किया जाएगा। इसी को बोलते हैं कंपटेटिव एंटागोनिज्म ऑफ सर्टेन मेटाबोलाइट। तो हमारी बॉडी के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर पाबा होता है। क्या होता है बेटा? पाबा मतलब पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड होता है। और ये जो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड है ये बैक्टीरिया का आवश्यक खाना है। यानी बैक्टीरिया के लिए जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो कौन है? पाबा है। पाबा मतलब पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, जब जब हमारी बॉडी के अंदर पाबा रहेगा बैक्टीरिया क्या करेंगे? पनपेंगे, फंगी क्या होंगे? पनपेंगे। लेकिन जब मैं सल्फोनामाइड को उसके साथ रखता हूं तो ये एंटागोनिज्म का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? एंटागोनिज्म का काम करता है। ये पाबा की सीट पे जाके बैठ जाता है और बैक्टीरिया को लगता है कि कौन है? पाबा है। हेलो। और जैसे बैक्टीरिया पाबा को समझ करके सल्फोनामाइड को अटैक करता, खाने की कोशिश करता है, सल्फोनामाइड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय या खत्म होने लग जाएगा तो आपको जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, वो खत्म हो जाएगा। क्या बात आप लोगों को समझ में आ गई कि ये कैसे काम करते हैं, ये क्या है? बोलो बच्चों। तो सिंपल सा कंफ्यूजिंग पाबा की जगह पे खुद खुद जाता उसे कंफ्यूज कर देता बेटा, है ना। चलो, अब आते हैं कि सिंथेसिस कैसे करेंगे बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट है इनकी सिंथेसिस ऑफ सल्फा अनिलामाइड, है ना बेटा, इसको करने जाते हैं। ठीक है, सल्फा निलामाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट की सिंथेसिस आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, तो सिंथेसिस ऑफ सल्फा ना सल्फेनाइलाइड। ठीक है, चलिए जैसे हम, हाँ हाँ बेटा फर्स्ट ही है समझ लो। ठीक है, लो मैं पूरा, ये देखो ये आपका इतना ही पढ़ाया मैंने। ठीक है बेटा, हाँ वही वही चल रहा है, वही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, हाँ वही चल रहा है बेटा, उसी से आगे की बात कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। ठीक है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब मैं उसकी सिंथेसिस, एसिटिनालाइड का फार्मूला हम सभी लोगों को पता है बच्चों। तो जो बेंजीन हमारे पास है दैट इज, ये बेंजीन है ना। इस बेंजीन पे यहाँ पे NH लग जाए
और ये NHCOCH3 को एसिटिनालाइड बोलते हैं, बेंजीन एसिटिनालाइड। ठीक है बेटा, तो ये एसिटिनालाइड का मॉलिक्यूल हो गया आपके पास। इसमें जो ये ग्रुप होता है हमारा, ये मेटा डायरेक्टिव होता है। कैसा होता है बेटा? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। ध्यान से देख लो आप इसको। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं SO2Cl2 के साथ तो क्या होगा? बोलो, इसका रिएक्शन अगर मैं SO2Cl2 के साथ करूं तो, SO2Cl2 के साथ, सॉरी ये पैरा डायरेक्टर होगा बच्चों। ठीक है, कैसा होगा? पैरा डायरेक्टर्स। SO2Cl2 को डालता सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो क्या बनेगा? ये NHCOCH3 तो रहेगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा SO, दैट इज, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसको बोलते हैं N4 एस्टेल सल्फेनिल क्लोराइड, है ना? एस्टाइल सल्फेनलाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, एस्टाइल सल्फानिनाइल क्लोराइड। इसमें इजीली क्या रिप्लेस हो सकता? क्लोरीन ही तो रिप्लेस हो सकता बच्चों। तो क्लोरीन का रिएक्शन हम करा देते हैं अमोनिया के साथ। किसके साथ? अमोनिया के साथ। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी होगा, तो उस हाइड्रोजन को आप Cl के साथ चाहो तो रिप्लेस कर सकते। एक ही Cl दिखाओ आप बस। ठीक है, यहाँ पे आप अमोनिया डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा? अमोनिया। तो अमोनिया जब आप यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो ये जो अमोनिया का हाइड्रोजन होगा इसके क्लोरीन के साथ क्या होगा? रिप्लेस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? HCl हो जाएगा। और जो फाइनल आपका मॉलिक्यूल अभी बनने वाला है उसको ध्यान से देखो जरा। ऊपर ये NHCOCH3 ग्रुप तो रहेगा ही रहेगा हमारा। यहाँ क्या हो जाएगा? S, और जहाँ Cl था वहां पर क्या आ जाएगा बेटा? इसी को सल्फोनामाइड कहते हैं। बोलो बच्चों, इसी का नाम क्या होता है? सल्फोनामाइड। और इसका नाम हो जाएगा सल्फानिलामाइड। क्या नाम हो जाएगा बेटा? सल्फानिलामाइड कह सकते हैं आप, या एस्टाइल सल्फानिलामाइड। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, क्या कर दो बेटा? इस वाले मॉलिक्यूल की हाइड्रोलिसिस कर दो। ठीक है, कैसी? माइल्ड हाइड्रोलिसिस करनी है, स्ट्रांग नहीं, नहीं तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, माइल्ड हाइड्रोलिसिस कर दो आप, तो यहां से हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी यहाँ पर H और OH का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये बन जाएगा फाइनली आपका जो सिंथेसिस करना था हम लोगों को, वो मॉलिक्यूल। यहाँ NH2 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा सल्फर। ये बन जाएगा बच्चों। और यही बताना था हमके को, सल्फा अनिलामाइड। क्या बन गया बेटा? सल्फा अनिलामाइड। ये बन गया है बेटा, यही है आपका सल्फा एनिलामाइड। देखो जरा, इस रिएक्शन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? ठीक है, इसका जो यूज होता है बच्चों, है ना, इस वाले कंपाउंड का यूज आपसे कोई पढ़े तो सिंपल लिख दो, यूज्ड इन acute infection caused by gram positive and negative bacteria। तो किस तरीके के स्पेक्ट्रम वाले होंगे? जरा इनके स्पेक्ट्रम डिफाइन कर दो बेटा। नैरो होंगे या ब्रॉड होंगे?
है ना, वाइड यानी ब्रॉड हो जाएंगे क्योंकि दोनों में यूज हो रहे हैं। तो जो दोनों में यूज होता है वाइड और ब्रॉड में, उसको मतलब सॉरी ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में, उसी को हम बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बोलो भाई, है ना? बोलो बच्चों। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। यही सिंथेसिस है। अगर मेंस में आए तो ऐसे लिख दो, नहीं प्रोसेस भी अगर पूछा जाता है, डीप पूछना चाह रहा है तो पूछ सकता है बेटा। बोलो बेटा। हाँ, अगला है सल्फा मिथॉक्सोजोल, है ना? अगला है सल्फा मिथॉक्सोजोल। ये आपके सिलेबस का मेन है, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू, सल्फा मिथॉक्साजोल। ठीक है बेटा। ये अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बच्चों, तो ये बायोस्टैटिक एंटीबायोटिक है ना? कैसा है? बायोस्टैटिक का मतलब क्या बताया था मैंने, जरा बताए कोई। बोले तो नहीं हो? एक बायोसिडाइल बायोसाइड होते थे, है ना, जो किल कर देते थे। और जो बायोस्टैटिक होते थे वो क्या करते हैं बेटा? किल नहीं करते, उनके ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है। तो ये एक तरीके से बैक्टीरियोस्टैटिक है, एक तरीके से। कैसा बेटा? बैक्टीरियोस्टैटिक कर लो या बायोस्टैटिक कर लो, है ना? बैक्टीरियोस्टैटिक कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोस्टैटिक, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर दें? स्टैटिक कर दें, कांस्टेंट कर दें। ठीक है बेटा। चलो अब इसके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C10H11N3O3S। C10H11N3O3S। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C10H11, ठीक है, N3O3S। कौन कौन से एलिमेंट दिखे आपको? कार्बन दिख गया, हाइड्रोजन दिख गया, नाइट्रोजन दिख गया और ऑक्सीजन दिख गया। ठीक है। तो चलो मैं इसको ड्राइव करता हूँ। कल मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताया भी था आप लोगों को, है ना? थोड़ा डिटेल बता देता हूँ बच्चों, क्योंकि आपको इसका सिंथेसिस भी जानना था। चलिए, ये देखिए एक बेंजीन रिंग हो गया बेटा। देख रहे हैं बेंजीन रिंग? इस बेंजीन रिंग पे आपको लगाना है एक अमीनो ग्रुप। क्या लगाना है बेटा? अमीनो ग्रुप, है ना, ऊपर की ओर। यहाँ अमीनो ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया। नीचे हम एक सल्फेनामाइड लगाएंगे, सल्फेनामाइड, यानी नाइट्रोजन रहेगा। और इस नाइट्रोजन की एक वैलेंसी को आपको सेटिस्फाई करना है किसी दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, एक वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है। उसके लिए हम लगाएंगे एक पेंटासाइक्लिक रिंग। क्या लगाएंगे बेटा? पेंटासाइक्लिक रिंग लगाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। देखो भाई सभी लोग, इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक दो आइटम ऑक्सीजन नाइट्रोजन बच गए हमारे, उनको जोड़ना है बच्चों। तो कैसे जोड़ोगे? इस वाले में नाइट्रोजन जोड़ दो। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन ले आओ और यहाँ ले आओ अपना नीले कलर का ऑक्सीजन। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर। क्या नाइट्रोजन तीन है इसमें? जरा देखो एक बार। हेलो, क्या तीन नाइट्रोजन है इसमें?
और ऑक्सीजन, वेरी गुड, तो बैलेंस है ना। हम्म, ठीक है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है बेटा, बैक्टीरियम एक मेडिसिन होता है ना। एक दवा होता बैक्ट्रिम, मेडिसिन का नाम क्या बेटा, जो मेडिसिन आप मार्केट से खाते होंगे, ठीक है, मेडिसिन, उस मेडिसिन का नाम है बैक्ट्रिम। उस बैक्ट्रिम में दो लोग हैं, इस बैक्ट्रिम के दो साल्ट हैं। एक साल्ट तो हमारा क्या है, यही जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि सल्फा मिथॉक्साजोल, है ना, सल्फा मिथॉक्सा प्लस एक और मेडिसिन इसके साथ मिक्स की जाती है, एक और साल्ट, जिसका नाम क्या है बच्चों, उसका नाम है ट्राईमिथोप्रिम। क्या नाम है, ट्राईमिथोप्रिम। अगले का नाम है ट्राईमिथोप्रिम, ट्राईमिथोप्रिम, ठीक है। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो बैक्ट्रिम बनता है, ये मेडिसिन बनता है बैक्ट्रिम। इस बैक्ट्रिम का यूज जब आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे बच्चों, है ना। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है, एक्यूट ओटिटिस मीडिया में यूज होता है, ब्रोंकाइटिस में यूज होता है बच्चों, न्यूमोकाइटिस में यूज होता है, न्यूमोनिया में यूज होता है, डायरिया में यूज होता है ना। मतलब इतने ज़्यादा इसके एप्लीकेशन है बच्चों, है ना। तो एक तरीके से एंटीबायोटिक है बच्चों, और इसको ओरली इंजेक्शन दोनों के थ्रू हम दे सकते हैं बच्चों। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, इसको अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इससे आपको वोमिटिंग होगी, आपका टोंग क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, ठीक है। बहुत सारे इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, है ना। डिजीनेस होगा, इंसोम्निया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, नोजिया होगा, ये सब सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप इसकी सिंथेसिस पढ़ लो, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हेलो, ठीक है। हमसे बस नाम पूछेगा, कई बार स्ट्रक्चर पूछ लेगा, ठीक है, जो कि सिलेबस में सिंथेसिस दिया है, और आपका आयोग का पेपर है तो वो भी पूछेगा। हालांकि बीएससी में सिंथेसिस होता है, जो बीएससी की किताबें चलती हैं एनईपी में, उन सभी में सिंथेसिस है, क्योंकि उन बच्चों को लिखना पड़ता है ना। आज होमगार्ड का पेपर हो रहा है यूपी में, तो मॉर्निंग 7 से ही ड्यूटीज लगी हैं हम लोगों की। चलो बच्चों, एसिटिनोलाइड लेते हैं और उसको हम क्लोरोसल्फोनिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं, सिंथेसिस। इसका नाम क्या है, एसिटिनोलाइड, है ना। इसका रिएक्शन कराएंगे क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ, Cl। चलो बताओ क्या होने वाला है, क्या चीज रिप्लेस होगा बच्चों क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ, तो H2O बन जाएगा ना, क्यों बच्चों, H2O निकल जाएगा आपका, इसका हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, है ना। तो बनेगा क्या, माइनस में वाटर, इसका जो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ का, ठीक है, और रिमूव हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा सिंपली SOCl आ जाएगा बच्चों। Cl एक तरीके से बहुत प्यारा आ सकता है बच्चों, लेकिन बल्कि है ना ये क्या है, बल्कि है, तो पैरा पे ज़्यादा वो प्रेफरेंस देगा, ठीक है, बल्कि होने की वजह से। अब मैं लाता हूँ बेटा 3 अमाइनो 5 मिथाइल आइसो ऑक्साजोल, है ना, आइसो ऑक्साजोल।
तो अगला लेंगे आप 3 अमीनो 5 मिथाइल इसके साथ, ठीक है, 3 अमीनो 5 मिथाइल आइसो ऑक्साजोल। ये जो भी बच्चे ना हेट्रोसाइक्लिक पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, ठीक है, कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखो यहाँ नाइट्रोजन होगा, ठीक है, कुछ ऐसा। ये मालिक्यूल है हमारा ऑक्साजोल का, ठीक है, इसको इसके साथ ऐड करना। तो क्या 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 निकलेगा भाई, इसका एच और उसका सीएल निकल जाएगा ना, बोलो जरा, हेलो, नंबरिंग कर दूं बच्चों, इसका नंबर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, तो 1 2 3 4 5 है ना। तो 3 पोजीशन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो होगा क्या, ध्यान से देखो बच्चों, ये जो Cl हमारा है ये जाएगा इस H के साथ, है ना, क्या बनाएगा, माइनस का HCl, क्या बनाएगा बेटा, माइनस का HCl, है ना, माइनस का HCl बनाएगा। और अब देखो आपके पास कुछ बन चुका है लगभग, ठीक है, जो बना है उससे आगे की बात हम लोग करेंगे। देखो बच्चों क्या बना है, ये बेंजीन रिंग है आपके पास एक, ये वाली रिंग है बेटा, इस पे NHCOCH3 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड है, यहाँ पे क्लोरीन था, जहां क्लोरीन था ना वो क्लोरीन हट गया है, किसके साथ, NH2 के साथ, यानी NH के साथ, ठीक है बेटा, ये जो NH हमारा है ना, ये वाला ग्रुप बना, ठीक है बेटा। और अब इसकी माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे बेटा, माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इस वाले मॉलिक्यूल का। माइल्ड हाइड्रोलिसिस करेंगे हम इसका, तो क्या होने वाला है उसे देखते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ NH2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, NH2, यहाँ पर रहेगा S, ये बन गया आपका जो आप चाह रहे थे, बन गया बेटा, जो आप और हम चाह रहे थे वो बन के रेडी हो गया। नाम क्या है बताओ जरा, सल्फा मिथॉक्साजोल, क्या नाम बेटा, सल्फा मिथॉक्साजोल बन चुका है, ठीक है, ये है सल्फा मिथॉक्साजोल, ठीक है, यही है सल्फा मिथॉक्साजोल, ठीक है। देखो जरा किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन तो प्लीज पूछ लीजिए, एनीवन, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है, सीधे सीधे देखो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछ कर रहे हैं,
और अगर ये मेंस के लिए होता है तो ये आपका सिंथेसिस भी आ जाएगा, ठीक है, अगर मेंस में है चीज़ें तो, अदरवाइज नहीं पूछेगा बच्चों, ठीक है। मेन चीज़ हमारे पास है, मेंस में है या नहीं, अगर मेंस में है तो पूछ लेगा। मैंने क्लोरो एम्फिनिकोल पढ़ा दिया था ना बेटा, एस्पिरिन भी हो गया था, पैरासीटामोल भी हो गया था हमारा, ठीक है। थियरी जिसकी बची हुई है ना, ड्रग रिसेप्टर थियरी, ठीक है, ड्रग डिजाइन मेथड बचा हुआ है हमारा। चलो देखते हैं अगला, एंटीवायरल एजेंट बेटा। देखो एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल एजेंट हमने बैक्टीरिया पढ़ लिया, मतलब एंटीबायोटिक पढ़ लिया है, डिफरेंट तरीके के जितने पॉसिबल तरीके हैं उनको सबको पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। एंटीबायोटिक में जितनी पॉसिबिलिटी थी भाई सब पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। बाकी जो बच्चे होंगे उनको असाइनमेंट में डाल देंगे तो वहाँ से रिकैप हो जाएगा बच्चों। आप लोग नाइट में क्लासेस नहीं लेते हो ना जो लाइव चलता है बेटा? हेलो, फिर क्लास होती है क्या इसके बाद आप लोगों को कोई और एक? मेरी क्लास के थक जाते होंगे ना? चलो कुछ दिन की बात है, जितनी मेहनत कर लोगे उतना सही रहेगा। देखो बच्चों, एंटीवायरल एजेंट, ठीक है बेटा, तो वायरल इन्फेक्शन के लिए जो लड़ती है उनको एंटीवायरल एजेंट के नाम से जानते हैं। हाइड करते हैं किसके अगेंस्ट जरा बताओ? वायरल, है ना, इन्फेक्शंस। वायरल को या तो किल करेंगे या तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, जो भी ये लोग होंगे, ठीक है। तो वायरल इन्फेक्शन को कम करने में काम करते हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल पूरी दुनिया हमारी जो है इनसे परेशान भी, मतलब जो वायरस उनसे परेशान है। वायरल डिजीज आप जानती हैं बच्चों, ठीक है। जो वायरस होते हैं अगर उनके बारे में समझो थोड़ा सा, ठीक है, वायरस एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड कोर होते हैं। या तो ये डीएनए से बने हो सकते हैं या आरएनए से, ठीक, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगर आपका कहीं कट पिट नहीं तब भी एंटर कर सकते हैं आपके बॉडी के अंदर, ठीक है बेटा। अब आता है कि जो एंटीवायरल एजेंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं।
तीन तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं बच्चों। तीन तीन टाइप्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या बेसिस इनके टाइप्स का, इनके कैटेगराइजेशन की क्या रणनीति है? तो सिंपल सी बात है बेटा, है ना, स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन के बेस पर, ठीक है, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो सिंपल कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन। इनका मोड ऑफ एक्शन कैसा है, विशेष जो है उसके हिसाब से इनको तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। जो पहली कैटेगरी बनेगी प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं दोज इनहिबिटिंग द अर्ली स्टेज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, ठीक है, दोज इनहिबिटिंग द अर्ली एज ऑफ वायरल रेप्लिकेशन, दोज inhibiting the early age of virus replication। जब वो रेप्लिकेट होना शुरू कर देता है तो उसके बिल्कुल शुरुआत में ये उस पर क्या करते हैं, उसकी इस रेप्लिकेशन रेट को ही कम कर देते हैं बच्चों, ठीक है। दोज इंटरफेयरिंग वायरल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन बच्चों, ठीक है, दोज इंटरफेयरिंग वायरल न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन। तीसरे कौन से होंगे बच्चों, एंटीवायरल एजेंट अफेक्टिंग ट्रांसलेशन ऑन सेल राइबोसोम, ठीक है बेटा, एंटीवायरल एजेंट, ऐसे एंटीवायरल एजेंट अफेक्टिंग ट्रांसलेशन ऑन सेल राइबोसोम। तीन बेसिक कैटेगरीज हैं बच्चों एंटीवायरल एजेंट की बच्चों, है ना, इनके नाम बहुत सारे हैं बेटा, इनके बहुत सारे क्या हैं, फेमस नाम हैं, आप नाम पढ़ोगे। इनमें से एक है बेटा बैन यूके, एक है यूएसए एन यूएस, इस तरीके से नाम इनके पढ़ते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास ए साइक्लोविर, क्या है, क्या बेटा, अफेक्टिंग ट्रांसलेशन ऑन सेल राइबोसोम, जो सेल राइबोसोम में बेटा ट्रांसलेशन हो रहा होगा उसको अफेक्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि आरएनए डीएनए से बने होते हैं ना, ये खुद वायरस है अपने आप में। हेलो, तो एक आपके पास बहुत फेमस मेडिसिन है, ठीक है बेटा, और इसका नाम है ए साइक्लोविर, ए साइक्लोविर, ठीक है, ए साइक्लो, ये वायरल, ये इतना होता है बस नाम इसका, ये इंडिकेट करता है वायरल को, ठीक है, चिकन पॉक्स में यूज होता है, किसमें, चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स जानते ही, हमारे यहाँ माता जी कहते थे हम लोग पहले, है ना, उसमें बहुत यूज होता है बच्चों, चिकन पॉक्स की बीमारी में, और लोग इसे डरते थे गाँव में, तो आप तो जानते हो बच्चों,
हम्म। दांत में यूज होता है बच्चों, दांत समझते हैं ना, एक्जिमा, एपेस्टीम वायरस जो होता है उसमें होता है बच्चों ये। अगर इसका स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं तो हम इसको समझ लेते हैं बच्चों। स्ट्रक्चर इसका जटिल है लेकिन समझते हैं, आसान नहीं है इसका स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं सारे, जो जिसने पीएचडी इसमें कही होती है ना, उन पे तो जितने भी पुराने पीएचडी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबका मेडिसिनल में मैक्सिमम का, और सब में ये था आपका एथॉक्साजोल, ये सारी चीज़ें सभी में कॉमन है। ऑर्गेनिक से जब आपने एमएससी किया होगा तो एक पेपर आपको इसमें मिला होगा बच्चों, है ना। कितने लोगों का एमएससी ऑर्गेनिक से भाई? तो उसमें एक पेपर रहा होगा ना। हाँ, मेरी फिजिकल से है भाई। मैं पीएचडी आईआईटी दिल्ली से कर रहा था, फिर मेरी जॉब लग गई तो मैंने छोड़ दिया, अब जॉब के साथ करा। कंप्लीट होने वाली है, पेपर्स वगैरह हो गए हैं, बस पब्लिश करना, मतलब सबमिट करना है। 2.5 साल के आसपास, एक साल, हाँ, 1 डेढ़ साल पहले मैंने आईआईटी दिल्ली में करा था काम। ठीक है। हाँ मतलब वो जैसे आपके अगर काम नहीं हो पा रहे हैं तो स्टूडेंट टाइप होता तो 5 साल मेरा भी लग जाता। मैं टीचर हो चुका था, है ना, प्रोफेसर हो गया था। तो थोड़ा सा इजी हो जाता है चीज़ें, है ना। प्लस मुझे थोड़ा सा आइडिया पहले का भी था। पेपर मेरे हो गए हैं काफ़ी, 10-12 पेपर से ज़्यादा हो गए। गेट, मेरा गेट के थ्रू तो मैं आईआईटी में तो गया था जेआरएफ के थ्रू, हालांकि गेट भी मेरा था, लगभग 5 टाइम गेट है मेरा, है ना। अब तो चूंकि जब आप जॉब में आते हैं ना तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, क्योंकि जॉब की आपकी सैलरी कट जाएगी, तो लोग सैलरी लेते, सैलरी ज़्यादा होती है ना, इस नाते हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जब मैं आईआईटी में था तो मुझे स्कॉलरशिप मिल रही थी। ठीक है। अभी तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती। स्कॉलरशिप एक ही चीज़ देगी गवर्नमेंट, चाहे स्कॉलरशिप ले लो और चाहे सैलरी ले लो। सैलरी स्कॉलरशिप से बहुत ज़्यादा होती है, ये ना तो लोग सैलरी प्रेफर करते हैं। ये चेन देख रहे हो बेटा, इथरल चेन है ना। इथरल चेन बाद में अल्कोहलिक हो जाता है, ये चेन आपके पास है। उसके बाद इसी चेन का एक पार्ट है बेटा NH2 ग्रुप। क्या है? NH2 ग्रुप। मेरी पीएचडी जब आईआईटी में था तो मेरा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में था, लेकिन फाइनली मैं उसको नैनो में कन्वर्ट किया, क्योंकि नैनो में मेरा इंटरेस्ट था। नहीं है तो बहुत मज़ेदार, बहुत इजी भी है अगर आपके पास सुविधाएं हो तो। मतलब जो मेरा इंटरेस्ट था उसमें था बहुत, और पूरा करता तो वो हमारे लिए बहुत इजी था, कंप्यूटेशनल। बट उसके लिए आप आईआईटी जैसी ही लैब चाहिए, जहाँ आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की पूरी अच्छी तरीके की व्यवस्था हो, है ना। हाँ। तो ये भैया देखो किस में होता है, चिकन पॉक्स में इसका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। चिकन पॉक्स में कोई नहीं, पीएचडी आराम से, पहले एक बार जॉब लग जाए ना आपकी, पीएचडी तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है। एक बार आप टेंशन फ्री हो जाओ। पीएचडी क्या देती है? बहुत ज़्यादा टेंशन देती है। हम्म। तो बच्चे सोचते हैं यार क्या होगा, क्या, फिर कोई आकर के स्पीच दे देता है कि पीएचडी के बाद तुम्हारा कुछ नहीं होगा, है ना। ये मेन प्रॉब्लम है, अगर कोई ये सब स्पीच वगैरह ना दे ना तो बहुत ईजी है। नहीं तो नेट तो क्वालिफाई हो जाएगा, थोड़ा सा 3-4 महीने लगोगे ना तो नेट आराम से क्वालिफाई। सबके साथ है सब, हम भी एमएससी में थे तो जब नेट क्वालिफाई टीचर आते थे तो हम बड़ा रेस्पेक्ट के पॉइंट आपसे देखते थे कि नेट तो बहुत टफ होता होगा, है ना।
फिर हमारा नेट हो गया, मतलब जेआरएफ हो गया। पहली बार तो मल्टीपल टाइम हुए, मैंने 5-6 बार निकाले एग्जाम से सीएसआईआर। तो शुरू में लगता है ऐसा कि हमसे नहीं होगा, या क्योंकि जब तक आप देखो, सिंपल सी बात, हर एग्जाम का अपना एक लेवल होता है बच्चों, ठीक है। उस लेवल को क्रॉस कर जाओ, जैसे ये आपका है जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका एक लेवल है। उस लेवल को अगर आपने क्रॉस कर लिया तो एग्जाम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेवल मैंने कैसे बताया है कि बीएससी की बुक पढ़ो प्यारे बच्चों, बीएससी की बुक पढ़ लो, नीट का सिलेबस पढ़ लो। बीएससी की बुक पढ़ लो, नीट का सिलेबस, और कुछ मत करो। अगर एक भी क्वेश्चन किसी का रह जाए तो बताओ। नीट का मतलब हो गया 11+12 है ना, इससे आपके 60% क्वेश्चन आएंगे और इससे आपके 40% क्वेश्चन आएंगे, बस यही कॉम्बिनेशन करना है। आप कोई भी पीजीटी दे लीजिए, कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे लीजिए, आपका सिलेक्शन गारंटेड होगा। मैं रिटर्न दे सकता हूँ। इनसे बाहर पेपर, अभी जो हायर एजुकेशन का पेपर हुआ वो अभी तक के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर है। आज तक उससे टफ पेपर सेट नहीं हुआ है, लेकिन उसके 70 क्वेश्चन में से 70 में निकाल के दिखा दूंगा। कहाँ से? इन्हीं किताबों से। और ये मैं बार बार बच्चों से कहता, ऐसा नहीं था बेटा, ऑर्गेनिक। हाँ, सब में इंग्लिश में ही है। आप कोई भी बुक्स ले लो बेटा जो आपके स्टेट में चलती हो, ठीक है, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी में चलती हो। तो सिलेबस जो है आपके उसका, जैसे ये मेडिसिनल केमिस्ट्री है, आपको जनरली कहीं कंबाइन नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन अगर आप कहीं स्टेट यूनिवर्सिटी का बीएससी का बुक पाओगे तो उसमें आपको एक चैप्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री का छोटा सा मिल जाएगा, 5-7 पेज का, ठीक है। उसी को बार बार कर लेना है ना। देखो उसमें जो पेपर आया था बेटा, मैं बताऊं क्यों टफ आया था। अ, जैसे मान लो कि उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। हाँ बेटा। नहीं, ऑर्गेनिक में फोटो केमिस्ट्री के क्वेश्चन बिल्कुल रटे रटाए आए थे, है ना। पटर्नो बची, डाइपाई मीथेन, पटर्नो बची, ठीक है। तो उसका जो क्वेश्चन आया पेरिशैक्लिक का, बहुत इजी आया। अब देखो, जिसका फिजिकल इनऑर्गेनिक अच्छा उसको ऑर्गेनिक टफ लगता है, जिसका ऑर्गेनिक टफ इजी रहा होगा उसको फिजिकल, उसे प्रॉब्लम ही नहीं था। उस क्वेश्चन को इतना लेंदी बनाया था। और क्वेश्चन को मॉडिफाई, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों से एमोथेरी आप पढ़ के गए, तो आपको एमोथेरी आती है, राइट। और आप इस उम्मीद में हैं कि या तो बॉन्ड ऑर्डर पूछ लेगा, या तो पैरामैग्नेटिक या एंटी, यही पूछेगा ना जनरली। ये पूछा भी था उसने। अब वो क्या कह रहा है कि नहीं, आप पूरा सीक्वेंस बताइए कार्बन मॉलिक्यूल के लिए, और उसको किसके फॉर्म में, जीरेड और अनजीरेड के फॉर्म में, है ना। अब ये क्वेश्चन हम लोगों से नेट में पूछा जाता था, राइट। हाँ, C2 का पूछा था, नेट में हम लोगों से पूछा जाता था। अब अगर बच्चा कहीं एग्जाम में जरा सा गलत हो गया कि सिग्मा को जीरेट दिखाएंगे अनजीरेट, तो उसकी गलती हो जाएगी। हालांकि क्वेश्चन कर लेंगे, सब करें, लेकिन इसको पूरा करने में टाइम लगेगा। अगर ये नहीं होता तो इसमें टाइम लगता 2 सेकेंड। मेरी बात सुनिए, अगर ये नॉर्मल होता ना। हाँ, देखो, अगर यही सेम क्वेश्चन होता बेटा C2 का, और नॉर्मल होता सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, तो किसी भी बच्चे को 10 सेकंड लगता ना। अब ये ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में जैसे उसने जीरेड एंड जीरेड, अब इस क्वेश्चन करने में 3 मिनट लग रहा है। एक बार तो रिकॉल करता है, 10 सेकंड सोचता है कि जीरेड एंड जेड किसके लिए हुआ, सिग्मा के लिए, फाई के लिए होगा। इसमें भी गलती हो सकती है। भाई आप कितने भी तेज हो, अगर आप, दूसरी बात, जब आप रिकॉल कर लिए कि होगा, फिर ऑप्शन में जाके ढूंढते हो तो पता लगता कई सारे जीरेड हैं। तो वो टाइम टेकिंग था, ऐसा नहीं कि टफ था। मतलब उस लेवल में एग्जाम नहीं पूछे गए थे, इस लेवल के क्वेश्चन नेट में पूछे गए थे। जैसे ऑर्गेनिक में देखो, मैं बताऊं, स्टीरियो से क्वेश्चन आता तो आपको आसान लगता, एसडी कार्डर बेसिक कार्डर आता तो क्वेश्चन आसान लगता, एरोमेटिसिटी से आता तो क्वेश्चन आसान लगता, है ना। सिंपल कोई नेम रिएक्शन, जैसे नेम रिएक्शन दिया तो था उसने, लेकिन नेम रिएक्शन का एप्लीकेशन दे दिया उसने सीधा। नेम रिएक्शन दिया लेकिन उसका क्या दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया। एक कार्बिन का पूछा भी था उसने, कार्बिन मैंने पढ़ाया था 2 दिन पहले ही उसके। तो ऐसा नहीं कि उसने पढ़ाया हुआ पूछा नहीं। हाँ, यूट्यूब पे पढ़ाया था ना मैंने, एक ट्रिक बताया था।
जी जी है। पे, पेपर सॉल्व करा है। मैंने कहा था कार्बीन जब भी आएगा तो 3 लोगों को बुलाना, ठीक है। एक होते राइमर टीमैन रिएक्शन, ये आया था, देख लो चाहे आप। एक कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये भी आया था ना। एक होता सिमोनी स्मिथ रिएक्शन, क्या ये भी आया था? सिमोनी स्मिथ आया था, देख लो चाहे आप। 4-5 बार पढ़ा चुका इस वीक में मैंने, उस एग्जाम से पहले, ठीक है। सिमोनी स्मिथ रिएक्शन। तो क्वेश्चन को उसने जंबल कर दिया था। आप एक क्वेश्चन में 10 चीजें नहीं पूछ सकते, और जैसे 10 चीजें पूछोगे वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक ना एक चीज तो किसी बच्चे का गलत होगा ही ना। नहीं, पीजीटी इतना टफ तो नहीं बनेगा, पीजीटी में रिवीजन क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, ठीक है। जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ 945 पे क्वेश्चन जरूर देखना बेटा, है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, नेट की प्रिपरेशन तो यहीं कराते हैं, इसी में, कैरियर एंड्योर में ही। क्योंकि नेट में सिलेबस बहुत बड़ा होता है, तो अकेले एक टीचर के लिए पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता बेटा, है ना। क्या तो आपके पास 1 साल का पूरा टाइम हो। हम्म। बट अगर आप पीजीटी का पूरा बैच पढ़ेंगे हमसे तो आपको नेट में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो फिर मिलते हैं भाई हम लोग, है ना। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ट्राई करिएगा कि 9:45 पर आप लोग जुड़िए, ठीक है बेटा।